रोज गांधी को मारने का जिन्होंने ठेका लिया, गांधी का पुतला बना के जो गोलियां मारते हैं, गोडसे की जो पूजा करते हैं, वो बंग बंधु का शान पति यहाँ सिखा रहे। वहां रिजर्वेशन के लिए विद्रोह हुआ। भाई यहाँ का रिजर्वेशन का आधार है सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न। वहां के रिजर्वेशन का आधार था सैनिक, जो आजादी के सैनिक थे वो आधार था। दो पार्टियों की लड़ाई है, एक आवामी लीग है और एक बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी उस वक्त जो थी वो पाकिस्तान के फेवर में थी। ऐसा कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के फेवर में थी। उनके जो मुखिया थे जियाउर रहमान, वो पाकिस्तान के फेवर में थे। और दूसरी जो आवामी लीग पार्टी थी जिसने बंगला मुक्ति का ये आंदोलन लड़ा, वो जो पार्टी थी मुजीबुर रहमान की, जिनको बंग बंधु कहा जाता है, वो बांग्लादेश के गांधी कहा जाता है। तो उनकी जो पारिवारिक विरासत है, वो पारिवारिक विरासत शेख हसीना जी को मिली थी। उनका बेटा है साजिब वाजिद जॉय। ये बेटा है जिसने बोला कि अब वो वापस नहीं आएगी, अब सत्ता में नहीं रहेगी। और दूसरी जो खालिदा जिया थी, जियाउर रहमान की लेगेसी वाली, तो ये खालिदा जिया और ये शेख हसीना का बहुत दिन से विवाद चल रहा था। और विवाद ये चल रहा था कि ये शेख हसीना जी हुकुमशाह हो गई थी, हिटलर टाइप काम करने लग गई थी। 19 साल का शासन हो गया था। ये किसी को कुछ नहीं समझती थी। और इनको जो ये था बहुमत था, ये 300 में से 225 सीटें जीत कर आई थी अभी-अभी 300 में से 225। मगर इसने विरोधी पार्टियों के सबको अंदर डाल दिया, किसी को लड़ने नहीं दिया, विरोधी पार्टी थी नहीं। तो 300 में से 225 सीटें लेके ये प्रधानमंत्री बनी। और फिर इसको जैसे चाहिए वैसे निर्णय लिए, विरोधियों को जेल में डालना, विरोधियों को प्रताड़ित करना, देश से भगाना, उनकी हत्याएं करना, ये सब काम उन्होंने किया। अभी-अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वो जो उस वक्त के जो थे, जिनको रजाकार कहते थे, देशद्रोही मतलब पाकिस्तान के समर्थक, उनको 6 जनों को अभी फांसी दिया, कुछ दिन पहले फांसी दिया। यह आंदोलन इसलिए उठा कि जैसा हमारे यूपीएससी में एक घालमेल हुआ। आपको पता है कि यूपीएससी में पेपर लीक हो गए, 6-6 जगह पर पेपर लीक हो गए। कोई कोर्ट सुनवाई को तैयार नहीं, सरकार तो बोलती है लीक हुए ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वैसा वहां पर बीपीएससी है, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यह पब्लिक सर्विस कमीशन को में एक रिजर्वेशन है, और ये रिजर्वेशन है 30% बांग्लादेशियों को, जिसने बांग्लादेश मुक्ति सैनिक के बच्चे और नाती पोतियों को दिया है। उसका विरोध शुरू हुआ था। उसके इक्विवेलेंट रिजर्वेशन हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस का था। ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी वैसा ही रिजर्वेशन है। तो ये जो बांग्लादेश मुक्ति सैनिक का जो प्रमाण पत्र देते थे, वो आवामी लीग के लोग देते थे। और वो आवामी लीग के लोग ही उसमें ज्यादातर भरे जाते थे, उसमें ज्यादातर लोग आ जाते थे। अब इसमें जो रिजर्वेशन था, वो 30% बंगला मुक्ति सैनिकों को था, 10% महिलाओं को था, 10% पिछड़े जिलों को था, 5% धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब हिंदुओं को रिजर्वेशन वहां दिया गया था धर्म के नाम पर। और 1% विकलांगों को दिया गया था। अब ये बोलते वहां हिंदू ही बचा नहीं, 18% से 8% आ गया और बाकी के हिंदू वहां बचे नहीं, हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, हिंदू वहां से भाग खड़े हुए, हिंदू हिंदुस्तान में आ गए वगैरह वगैरह। ये सब डिस्कोर्स चलते रहता है, हर वक्त चलते रहता है। पाकिस्तान से भी ज्यादा हिंदुओं का उत्पीड़न है वहां वगैरह, ये बोला जाता है। अभी जो एक मंदिर जलाया इन्होंने, ऐसा बोलते हैं कि जिस मंदिर में इनको बांग्लादेश के वक्त, वो विभाजन के वक्त हजारों लोगों को, लाखों लोगों को खाना खिलाया, वो इस्कॉन का मंदिर वहां जला दिया। देखो, मुझे पता है कि जब ऐसा कुछ होता है, बंग बंधु का पुतला जलाया, इसका सबसे ज्यादा रोना कौन रो रहा है? हमारे यहाँ के हिंदू राष्ट्रभक्त, जो बोलते हैं कि देखो मुसलमानों की संख्या अगर ज्यादा हो गई, मुसलमान ज्यादा हो गए, तो अपने राष्ट्रपिता को नहीं छोड़ते। अब ये कौन बोल रहा है? जो रोज यहाँ गांधी को मारते, रोज गांधी को मारने का जिन्होंने ठेका लिया, गांधी का पुतला बना के जो गोलियां मारते हैं, गोडसे की जो पूजा करते हैं, वो बंग बंधु का शान पति यहाँ सिखा रहे, यहाँ वो होशियारी सिखा रहे। अभी तुम्हारे गांधी की तो इज्जत करना सीख लो, बाद में बंग बंधु की इज्जत करना। तो वो इनके पास में कोई, जिसको जो बोलते हैं कि होशियारी कुछ नहीं है। अच्छा, इनका अजित डोभाल क्या कर रहा था? जब वहां
पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा था, आईएसआई इनका ही कहना है कि पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा था, चाइना हस्तक्षेप कर रहा था, अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा था। तो इनका जो गावरानी गांवठी जेम्स बॉन्ड जिसको मैं बोलता हूँ, अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? आपको कैसे नहीं पता चला कि पाकिस्तान वहां इंटरफेरेंस कर रहा है, उसको विचलित कर रहा है, उस देश को, उस देश में आंदोलन भड़का रहा है, ये आपको पता चलना चाहिए था। तो आपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध नहीं रखे। श्रीलंका हुआ, आप सोए थे। मालदीव हुआ, वहां हिंदुस्तान के फेवर का आदमी जाके वहां चाइना के फेवर का आदमी आ गया, ये सोए हुए थे। इतना करीबी देश हमारा मालदीव, इतना करीबी देश हमारा श्रीलंका, इतना करीबी देश नेपाल, और ये बांग्लादेश। अब तो इनको फॉरेन पॉलिसी इनकी जीरो है। इनके जितने होशियार लोग हैं, इनको हिंदू मुस्लिम के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। अब इन्होंने ये बोला कि भारत का आर्थिक रिजर्वेशन, ये जो यहाँ फैला रहे ना कि भारत का आर्थिक रिजर्वेशन जो दिया, कि रिजर्वेशन के लिए राहुल गांधी मांग करते हैं, तो देखो वहां रिजर्वेशन के लिए विद्रोह हुआ। भाई यहाँ का रिजर्वेशन का आधार है सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न। वहां के रिजर्वेशन का आधार था सैनिक, जो आजादी के सैनिक थे वो आधार था। वो सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न पर हम रिजर्वेशन देते हैं, और वहां का रिजर्वेशन जो था वो सैनिकों के उस इस पे था कि जिसको प्रमाणित आपने कर दिया कि ये देशभक्त है और ये देशद्रोही है। तो वहां देशभक्तों को आंदोलन ये करना था, रिजर्वेशन देना था, और देशद्रोहियों को आपको रिजर्वेशन नहीं देना था। तो आपने ये जो रिजर्वेशन हमारे यहाँ चल रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारे यहाँ बेचैनी है, हम जैसे लोग बेचैन है कि यहाँ संघी का रिजर्वेशन है, यूपीएससी में, एनटीए में, पीएमओ में, सीएमओ में, कोलेटरल एंट्री में, नीट में, यूनिवर्सिटी में। आप क्या कर रहे हो? आपके लोग वहां स्थापित करके और अपने लोगों का सिलेक्शन करते हो। कोलेटरल एंट्री में तो आपने 130 ऐसे लोग डाल दिए जो 15 मंत्रालयों का कारभार पूरा संभालते हैं, और जो आपके लोग हैं, कोई एग्जाम नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, उसकी हिस्ट्री खाली आरएसएस का आदमी चाहिए, ये करके आपने वहां हरकत कर दी। अब रही बात वहां की अफवाह फैलाने की और वहां के हिंदुओं की, बहुत हिंदुओं की आप चिंता करते हो, तो मैं तो कहता हूं कि भैया आपको तो अखंड भारत बनाना है, आपकी सेना भी 48 घंटे में तैयार होती है, ऐसा आपके आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा था। तो अब बांग्लादेश में जाइए, बांग्लादेश को भारत के साथ मिलाइए, यहाँ का मुसलमान आपके साथ खड़ा होगा, मुसलमान विरोध नहीं करेगा, मिला लीजिए, हिंदुओं को शरण दे दीजिए, बांग्लादेश पर आक्रमण कर दीजिए, है हिम्मत आपकी, कर सकते हो। तो आप अपने ये महीने में हमने 12 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया, दुकानें तोड़ी, उसमें फलक लगाने का, नाम का फलक लगाने का फरमान जारी कर दिया, हमने मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ने का प्रण ले लिया। ये जो बोर्ड ला रहे, वक्फ बोर्ड, मतलब सारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में डालने का धंधा हमने कर लिया, और हम वहां के हिंदुओं के लिए रोएंगे और वहां के मुसलमानों के लिए बोलेंगे कि ये मुसलमान ज्यादा हो जाते तो ऐसा करते। उस मुसलमानों ने अभी भी आंदोलन में कोई डिमांड नहीं किया था कि हिंदुओं का आरक्षण छीना जाए, और जिन हिंदुओं पर उन्होंने अटैक किया वो हिंदू अवामी लीग से संबंधित लोग थे। वो कोई आम हिंदुओं पर उन्होंने अटैक नहीं किया, जो रसूखदार लोग थे जिन्होंने शेख हसीना के शासन का फायदा लिया, उनके साथ में रहे, ऐसे कुछ हिंदुओं पर उन्होंने अटैक किया, ये बात सही है। मगर आप आपके देश में मुसलमानों पे अटैक करोगे, ईसाई पर अटैक करोगे, सरदारों को खालिस्तानी बोलोगे, नक्सल आदिवासियों को नक्सली बोलोगे, आंदोलन करने वालों को अर्बन नक्सली बोलोगे, उनको जीने नहीं दोगे, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि कोई भी कट्टरपंथी देश में, किसी भी देश में सुख से सुखपूर्वक नहीं जी रहा है। कट्टरपंथ है तो विकास नहीं होता है। भारत कट्टर, जहां जहां विकास है वो कट्टरपंथी देश नहीं है, चाहे वो ईसाई देश हो चाहे और कोई देश हो। भारत में ये लोग हिंदू मुस्लिम की कट्टरपंथी लाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान कट्टर है, इसलिए हिंदू ने भी कट्टर होना चाहिए, ये समझाने का जो प्रयास करते हैं लोग, ये दो लोग देश को तबाह करने के इस पे है। ये लोग देशभक्त नहीं हो सकते, ये देशद्रोही लोग हैं, इन्होंने देशद्रोह किया है। अगर ये देशभक्त है तो ये बहुत सुनहरा अवसर है अफगानिस्तान को साथ में मिलाने का, पाकिस्तान को साथ में मिलाने का। 56 इंच सीने वाला आपका प्रधानमंत्री है,
और आप चाहते हो भी कि मुसलमानों की घर वापसी हो जाए, तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आपके आरएसएस के स्वयंसेवक भेजो और वहां उनको घर वापसी करो उनकी, और उनको भारत में शामिल करो। मैं पहला आदमी होऊंगा जो इनका स्वागत करूंगा, बिल्कुल स्वागत करूंगा। मगर ये वहां कुछ नहीं करेंगे, इनमें वो दम नहीं है, इनमें वो समझ नहीं है। और फिर क्या काम करेंगे ये लोग? तो यहाँ हिंदू मुस्लिम करेंगे, भारत में हिंदू मुस्लिम करके, और यहाँ झगड़े लगाने का काम करेंगे, क्योंकि नफरत पैदा करना जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में, ये इनका मूल उद्देश्य है। देश इनका मूल उद्देश्य नहीं है, देश के लिए कुछ करना इनका मूल उद्देश्य नहीं है। इनका मूल उद्देश्य है सत्ता, इनका मूल उद्देश्य है संपत्ति, और इनका मूल उद्देश्य है हिंदू धर्म को समाप्त करके ब्राह्मणी धर्म स्थापित करना, यह उनका मूल उद्देश्य है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वहां के हिंदुओं का नाम लेकर यहाँ के हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, वो मुसलमानों के? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमले तो हुए हैं ना। आपने कहा कि जो शेख हसीना से संबंध रखने वाले हिंदू फैमिली थी, उन पर अटैक हुआ है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी। और अभी क्या होगा? शेख हसीना भारत में है तो कब तक रह सकती है? मोदी जी कब तक उनका साथ देंगे? कब तक उनको यहाँ पर हम पालेंगे? देखो, शेख हसीना जी ने अंबानी अडानी को पावर प्लांट के लिए पूरी बिजली का बहुत ज्यादा दाम दे दिया। मोदी जी के बहुत अच्छे संबंध है, तो डिप्लोमेसी में जिसने आपके लिए कुछ किया होगा उसके लिए आपको करना पड़ता है। मैं शेख हसीना भारत में आई, इसका मैं विरोध नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि शेख हसीना को शेल्टर अगर कोई देश नहीं दे रहा दुनिया का, हमने दलाई लामा को शेल्टर दिया ना, तो इनको भी शेल्टर। मगर एक बात समझनी चाहिए कि आने वाली बांग्लादेश की सरकार से आपके संबंध ना बिगड़े, क्योंकि वो उनकी लड़ाई यहां तक अगर खींच लाए तो हमारे बांग्लादेश से जितने संबंध खराब है उससे ज्यादा और खराब हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो जिनको नोबेल पारितोषिक मिला था मोहम्मद यूनुस जी, ये इसकी बात सोचेंगे। उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। ऐसा अगर भारत सोचता है, भारत के राजनीतिक सोचते हैं, तो ये गलत बात है। भारत को ये सोचना चाहिए कि बांग्लादेश अगर तबाह होता है तो उसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा। बांग्लादेश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो तेजी रोकने का काम, क्योंकि वहां वर्क फोर्स बहुत ज्यादा था, उसको रोकने का काम कौन कौन कर रहा था? तो चाइना कर रहा था। पाकिस्तान को लगता था कि हमसे अलग हुआ है, इसका विकास कैसे होगा, इसका विकास नहीं होना चाहिए। मेरी नाक कट गई तो चलेगा, मगर तुझे अपशकुन जरूर करूंगा, इस तरह का सोचने वाला है पाकिस्तान। ये देश का तो फितरत ही नहीं है कुछ। मतलब अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार, बांग्लादेश को तबाह करने के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार, सबसे भारत के लिए आतंकवादी हमले करने के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार। तो वो देश ही सुपारीबाज है। कभी रशिया की सुपारी लेता है, कभी अमेरिका की सुपारी लेता है, कभी और किसी की सुपारी लेता है। वो खुद का नाक कटा के दूसरों को अपशकुन करने का काम करने वाला वो जो देश है, वो देश को अपन क्या समझेंगे? उस देश को देश समझने की जरूरत नहीं है। क्रिमिनल गैंग बैठी है वहां, और वो क्रिमिनल गैंग क्या कर रही है? अच्छा, ऐसे हालातों से जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, इससे क्या सीखने को मिलती है? सीखने को ये मिलता है कि आरएसएस को ना तो विदेश नीति समझती है, ना धर्म नीति समझती है, ना समाज नीति समझती है, ना अर्थ नीति समझती है, ना राजनीति समझती है, ना तो आरएसएस को देश की समझ है। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता तो इन्होंने बोला था कि कश्मीर में शांति अमल चल आ जाएगा, सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा अगर हमको नोटबंदी करने दिया जाए, अगर हमको धारा 370 लगाने दिया जाए, अगर हमको वहां राष्ट्रपति शासन लगाना दिया जाए, अगर हम अजित डोभाल के माध्यम से वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। ये सब कर दिया। आतंकवाद अपनी परिसीमा पर है। जो आतंकवाद कश्मीर में था वो जम्मू में आ गया। रोज अफसर मारे जा रहे हैं, तो इनको किसी बात की समझ नहीं है। 370 मतलब आपको डिफेंस की समझ नहीं है। नोटबंदी मतलब आपको अर्थनीति की समझ नहीं है। भाई हमने नोटबंदी कर दिया, अब उसकी कमर टूट गई, आतंकवाद की कमर टूट गई, नक्सलवाद की कमर टूट गई, तो आपको अर्थनीति नहीं समझती है। आर्थिक कैसे चलता है देश के ये नहीं समझता। आपने बोला राष्ट्रपति शासन मतलब हमारा हुक्म चलेगा, दिल्ली का हुक्म चलेगा तो कश्मीर सुधर जाएगा। मतलब आपको समाज नहीं समझा, प्रदेश नहीं समझे। और अजित डोभाल को आपने बोल दिया। अजित डोभाल ने पूरे देश का विदेश नीति का और रक्षा नीति का भट्टा बैठा दिया है।
उनको सवाल पूछने की बजाय मोदी ने सबसे सवाल पूछना चाहिए था। मोदी जी का काम है कि 10 सालों में जो तुमने बोला था वो नहीं डिलीवर हुआ, तो उनका काम है कि वो सवाल पूछे। किससे? अमित शाह जी से सवाल पूछे, निर्मला सीतारमन जी से सवाल पूछे, अजित डोभाल जी से सवाल पूछे। ये प्रमुख जो लोग हैं, उनको सवाल पूछने की जगह मोदी जी हैंड्स अप कर रहे हैं उनके सामने। ये कौन सा 56 इंच का सीना और लाल आंखें दिखाने वाला प्रधानमंत्री है? मुझे नहीं समझ में। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे अपडेट के लिए। आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात कराएंगे काकड़े जी से किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।